हेलो गाइस, माय नेम इज़ विवेक कुमार शर्मा और मैं आप सभी का वीकेएस फॉर सिविल चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है यूपीपीएससी एई के लिए सीरीज़ जिसका नाम है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज़। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज भी गेन करते हुए जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, यानी कि जिसको हम बीएमसी कह देते हैं। तो उससे हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ए क्रिएशन द बैकग्राउंड इज टर्म्ड एज अ नेगेटिव स्पेस। ओके, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ। ग्रीन गुड। इन ए क्रिएशन द बैकग्राउंड इज टर्म्ड एज अ नेगेटिव स्पेस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेगेटिव स्पेस। जिस पोर्शन में हम लोग क्रिएशन करते हैं उस पोर्शन को कहते हैं पॉजिटिव स्पेस, यानी कि जो स्पेस हम लोग यूज़ करते हैं और जो बैकग्राउंड में स्पेस बच जाता है उसे नेगेटिव स्पेस कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सभी को ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उन सभी को ज़्यादातर कोई क्वेश्चन आता होगा। तो इसका आंसर होगा 3.15। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। डबल बुल नोज शेप्ड ब्रिक इज़ यूज्ड फॉर। अब डबल बुल नोज जो है वो एक तरह की ब्रिक्स होती हैं, उसको उसकी कटिंग और उसकी शेपिंग की जाती है जिससे कि हम उसको कोपिंग, जो हमारा टॉप मोस्ट हमारा जो छत होती है, छत के ऊपर कोपिंग होती है, उसमें यूज़ कर सकें। कोपिंग इज़ द वर्ड इज़ द यूज फॉर। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन इज अ वॉल विद कंटिन्यूस वर्टिकल जॉइंट्स विल हैव द टेंडेंसी ऑफ। अगर हमारे किसी वॉल में वर्टिकल जॉइंट्स होंगे और कंटिन्यूस होंगे तो उसमें टेंडेंसी होगी कि वो सेटल कर जाए। तो द राइट आंसर इज सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ गुड एंड सेटिस्फैक्ट्री बॉन्डेज शुड हैव लैप इक्वल टू। अब लैप क्या होता है? लैप आप लोगों को पता होगा, एक ब्रिक के ऊपर जब एक लेयर चल रही है, एक ब्रिक की एक लेयर चल रही है, उसके ऊपर जो तो सेकंड ब्रिक की जो लेयर हमारी आती है, उसमें जो हम लोग एक ब्रिक के ऊपर दूसरा पोर्शन को कवर अप करते हैं उसे लैप कहते हैं। तो लैप जो है वो जनरली 1/4 ऑफ द ब्रिक रखी जाती है ताकि हमारे वर्टिकल जॉइंट्स क्रिएट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड जिसमें कि हम लोग स्ट्रेचर फेस को सामने रखते हैं। तो स्ट्रेचर बॉन्ड इज़ सूटेबल फॉर वॉल्स ऑफ थिकनेस इक्वल टू। जो स्ट्रेचर बॉन्ड है वो हमारी यूज़ होती है हाफ ब्रिक वॉल के लिए। हाफ ब्रिक वॉल के लिए हमारी स्ट्रेचर बॉन्ड यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टोन डिफेक्ट। बात करें तो स्टोन डिफेक्ट्स, काफ़ी टाइप के स्टोन डिफेक्ट्स होते हैं। मॉर्टल भी एक स्टोन डिफेक्ट है, वेंट है, शेक है, बट क्लीवेज जो है वो स्टोन डिफेक्ट में नहीं आता। क्लीवेज इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एक्सपोज्ड वर्टिकल सरफेस परपेंडिकुलर टू द डोर फ्रेम इज़ नोन एज। एक्सपोज्ड वर्टिकल सरफेस जो होता है डोर फ्रेम के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो होता है उसको कहा जाता है रिवील। तो चलिए मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ जिसमें कि आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आगे हम लोग कैसे। एक फ़ोटो पड़ी है मेरे पास डोर्स की फ्रेमिंग की। ओके, इसमें ओपन नहीं हो रहा, दूसरे में ओपन करते हैं। ओके, ये एक डोर, टिपिकल डोर टाइप है, उसकी मैंने सब कुछ लिखा हुआ है और उसको मेंशनिंग की हुई है। ये जो टॉप मोस्ट होती है इसे कहते हैं हेड या शैश। टॉप मोस्ट जो हमारी पट्टी होती है दरवाजे के ऊपर, चौखट का हिस्सा होती है ये। तो ये हमारी चौखट हो गई। चौखट के जो टॉप मोस्ट जो हॉरिजॉन्टल पट्टी जो आती है उसे कहते हैं हेड या शैश। ये जो दरवाजे का जो हिस्सा है, ये टॉप रेल जो आती है, मतलब जो ऊपर की पट्टी होती है उसे कहते हैं टॉप रेल। ये मिडल रेल या फिर लॉक रेल बोलते हैं इसे। ये बॉटम रेल हो जाती है। ये हमारी स्टाइल्स होते हैं पर जो ये वर्टिकल जो होते हैं, वर्टिकल मेंबर्स, वर्टिकल पट्टी जिसको कहते हैं, ये स्टाइल्स हैं। तो इससे कहा जाता है ये जो जिसमें हमारा नॉब लगा होता है, जिससे कि दरवाज़ा खुलता है, उसे कहा जाता है लॉक स्टाइल। ठीक है,
और ये जो होता है ये हो जाता है हिंज स्टाइल। ये बीच में हमारे पैनल्स बने होते हैं, और ये जो बीच में दोनों पैनल्स के बीच में जो ये वर्टिकल पट्टी है इतनी, उसे कहा जाता है मलियन। ये दोनों, ये वाली और ये वाली जो हैं, दोनों ही मलियन हैं। ये चौखट को हम लोग कह देते हैं केसिंग फ्रेम, और जो ये नीचे होती है इसे कह देते हैं सेल या थ्रेशोल्ड। इससे कहा जाता है सेल या थ्रेशोल्ड। तो चलिए वापस चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9th 8th हो गया था। स्टोन जंपर, स्टोन सरफेस इज़ लेवल्ड बाई। स्टोन सरफेस जो हैं वो लेवल किए जाते हैं जंपर की मदद से। जंपर जो है ये एक टूल होता है जिससे कि स्टोन सरफेस को लेवल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैक इन स्टोन मशीनरी इज़ रिपेयर्ड बाय। किसी भी तरह का क्रैक हो जो कि स्टोन मशीनरी में या कंक्रीट मशीनरी में, किसी भी तरह की मशीनरीज में यूज़ होता है या कंक्रीटिंग सरफेस में यूज़ होता है, अगर कोई क्रैक आ जाता है तो उसकी रिपेयरमेंट जो है वो ग्राउटिंग या प्रेशर ग्राउटिंग की हेल्प से की जाती है। प्रेशर से हम लोग फिल कर देते हैं उसे, जिससे कि वो फिर वो बाद में हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है, तो उससे उसे इस प्रोसेस को कहते हैं ग्राउटिंग। क्वेश्चन नंबर 11th पे चलते हैं। एक्सटर्नल वर्टिकल मेंबर ऑफ अ शटर और डोर। एक्सटर्नल वर्टिकल मेंबर मैंने अभी अभी बताया आपको, उसे कहते हैं लॉक स्टाइल। जब इसमें लॉक स्टाइल है नहीं तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा स्टाइल। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये वाला जो हिस्सा है, सॉरी ये वाला जो है, इसे कहते हैं लॉक स्टाइल। ठीक है। गेबल विंडो इज़ मोस्टली यूज्ड एट। अब गेबल विंडो जो होती हैं वो इंक्लाइंड विंडोज़ होती हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ घरों में भी यूज़ होती हैं। इन जो छत होती है, जो जिन छतों में, जिन घरों में छत जो है वो इंक्लाइंड रूफ होती हैं, उनमें यूज़ होती है। तो गेबल एंड ऑफ इंक्लाइंड रूफ बिल्डिंग जो है वो गेबल विंडो जो यहाँ पे यूज़ होती हैं इंक्लाइंड रूफ बिल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिच ऑफ द स्टेयर्स नॉर्मली वेरीज बिटवीन। पिच जो है वो नियरली, पिच मेनली मतलब आप कह सकते हो कि 10 थीटा जो होता है हमारा परपेंडिकुलर सरफेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय जो यानी कितनी हाइट पे गया और कितनी लेंथ कवर की, उसको पिच कह सकते हैं। तो नियरली 40 डिग्री टू 45 डिग्री के बीच में रखा जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली 45 डिग्रीज ही रखा जाता है कि जितनी हाइट हम लोग अचीव कर रहे हैं उतने ही हम लोग लेंथ को कवर करें। ठीक है, पिच जो है वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रूफ हैविंग स्लोप्स इन ऑल 4 डायरेक्शन इज कॉल्ड एज। अगर किसी रूफ में चारों डायरेक्शन में स्लोप है, यानी कि चार जो हैं स्लोप्स हैं उसमें चारों डायरेक्शंस में, तो उसे कहा जाता है हिप पिच्ड रूफ। हिप पिच्ड रूफ कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिंगल्स या सिंगल्स जो भी बोलते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, आर यूज्ड इन। तो सिंगल्स जो हमारी यूज़ होते हैं वो होते हैं रूफ कवरिंग मटेरियल में। ठीक है, शिंगल्स बेसिकली जो हमारी छतें होती हैं उनकी कवरिंग जो की जाती है ना, उनमें यूज़ होता है। छोटे छोटे वैसे होते हैं रफ़ जो टाइल्स होती हैं या वैसे कुछ होता है, उनको शिंगल्स कहा जाता है। उससे रिलेटेड होता है, रफ़ टाइल्स तो नहीं, मतलब उसी से रिलेटेड होता है, शिंगल्स मटेरियल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बहाई टेम्पल अलियास लोटस टेम्पल, यानी कि जो BAHAI टेम्पल, बहाई टेम्पल, यानी कि जिसे लोटस टेम्पल भी कहा जाता है, जो दिल्ली में है, वो किस तरह का एग्जाम्पल है। तो वो है एक फोल्डेड प्लेट कंस्ट्रक्शन। अगर आपने कहीं गए होंगे कभी कभार, कभी मतलब लोटस टेम्पल आपने विज़िट किया होगा या आपने फ़ोटोज़ में देखा होगा, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि फोल्डेड प्लेट्स की तरह वो नज़र आता है। तो ये जो है फोल्डेड प्लेट कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, टू फैसिलिटेट क्विक फ्लो ऑफ रेन वाटर और ऑन RCC फ्लैट रूफ टूवर्ड्स स्पाउट्स इट इज़ यूजली गिवन अ स्लोप ऑफ। अब हमें किसी RCC की छत पे रेन वाटर के लिए क्विक फ्लो करना है कि वो बारिश आए और जल्दी से जल्दी पानी निकल जाए, तो उसके लिए हम कितना स्लोप दे सकते हैं।
2 से 3 डिग्री जो है वो कम हो जाएगा और 15 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों के बीच में हम तकरीबन अराउंड 8 to 10 डिग्रीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं स्लोप क्विक फ्लो ऑफ रेन वाटर के लिए, यानी कि बारिश के पानी की जल्दी निकासी के लिए जो है अराउंड 8 डिग्रीज to 10 डिग्रीज हम लोग स्लोप प्रोवाइड करते हैं छतों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉवेल। डॉवेल इज़ अ स्मॉल बिग हाईवे जो हाईवे मटेरियल्स होते हैं उसमें डॉवेल बार भी यूज़ होता है। अगर उसमें डॉवेल बार लिखा हुआ है तो वो है एक माइल्ड स्टील का मटेरियल, मतलब स्टील मटेरियल या आयरन मटेरियल, बट ये यहाँ पे डॉवेल यूज़ हुआ है, बार नहीं, डॉवेल बार नहीं। डॉवेल जो है वो एक टिम्बर मटेरियल है, टिम्बर पीस, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर डॉवेल बार बोलता है तो आप लोग उससे रिलेट करेंगे जो हाईवे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर आपने सिर्फ डॉवेल बोला है तो वो टिम्बर पीस है। द कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग इज़। अब ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी में भी आता है और काफ़ी टफ में भी, क्योंकि कई जगह पर ना कई कुछ बुक्स में इसके कंफ्यूजिंग आंसर्स दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम बेसिकली हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वाइट वॉशिंग में स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हम लोग हम लोग चाहते हैं कि जितनी कम मटेरियल में जितना ज़्यादा सरफेस हम लोग कवर कर पाएँ उतना अच्छा है। तो वो प्रॉपर्टी जो है और उसमें वो जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो हाइड्रोलिक लाइम प्रोवाइड करता है। और साथ के साथ हाइड्रोलिक लाइम में एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज़ या ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होती, कम होती है बेसिकली बाकी लाइम्स के मुकाबले। तो इसलिए वाइट वॉशिंग में हम लोग हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ करते हैं और बेटर सरफेस प्रोवाइड करता है। वाइट कलर जो वाइट वॉशिंग में वाइट कलर है वो भी ब्राइट लाइट कलर हो जाता है, तो इसलिए हाइड्रोलिक लाइम हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट में बी रिड्यूस्ड बाय। श्रिंकेज जो है सीमेंट कंक्रीट में अगर हमें इसे रिड्यूस करना है तो हम लोग क्या करना चाहिए। सो इसका आंसर हो जाएगा, श्रिंकेज बेसिकली दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। बेसिकली अगर हमने कितना सीमेंट कंटेंट है, कितना वाटर कंटेंट है, ये अगर हम लोग चेक करें तो सीमेंट कंटेंट और वाटर कंटेंट पे ही हमारी श्रिंकेज डिपेंड करती है। एग्रीगेट्स की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड बहुत कम करती है, मतलब ना के बराबर होती है। तो अगर हम लोग श्रिंकेज को कम करना है तो हम लोग को सीमेंट कंटेंट को ध्यान में रखना ही होगा, लेकिन वाटर कंटेंट मोर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो अगर हम लोग प्रॉपर क्योरिंग अगर हम लोग करते रहेंगे तो श्रिंकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। श्रिंकेज नहीं होगी और आपका जो कंक्रीट सरफेस है वो क्रैक वगैरह या और दूसरी प्रॉब्लम्स जनरेट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफोबिक एग्रीगेट इज़। हाइड्रोफोबिक यानी कि जो पानी से दूरी बनाए रखते हैं, पानी से जल्दी से मिक्स नहीं होते, तो वो हमारे जो उसका एग्जाम्पल जो है वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जल्दी से मिक्स नहीं होता। जैसे अगर आपने कभी सफ़ेदी करवाई होगी तो उसमें देखा होगा जब कि चूने के पत्थर को जब चूने जो हम लोग पानी में बनाते तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और जल्दी से मिक्स नहीं होता, काफ़ी देर तक घुमाना पड़ता है। आई एम श्योर आप लोग, कुछ लोगों ने तो करवाया होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने किया भी होगा। अपने घर में तो कर ही सकते हैं यार, अपने घर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लाइमस्टोन जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ क्योरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट एंड द क्योरिंग टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एज। तो इसका आंसर होगा, क्योरिंग पीरियड को अगर हम लोग क्योरिंग टेम्परेचर में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आज बन जाता है हमारा मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। इसका एक क्वेश्चन अभी मेरे ख्याल से D++ जेई का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसा ही इसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक, फिर भी मैं क्रॉस चेक करके बता दूंगा। तो मैच्योरिटी बोला गया, मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ क्योरिंग पीरियड एंड कंक्रीट एंड क्योरिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। एन एडिशन ऑफ लाइम टू सीमेंट कंक्रीट is required for manufacture of cement, increases workability, increases durability, all of them above। लाइम जो है वो सीमेंट कंक्रीट के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प नहीं करता, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प नहीं करता। मतलब अगर हम लोग जो सीमेंट अगर हम कर रहे हैं तो बेसिकली लाइम को अगर हम लोग ने एडिशनली ऐड कर दिया सीमेंट कंक्रीट में तो वो हमारी वर्केबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। यहाँ पे आपको मैं देखना पड़ेगा कि आप लोगों को सीमेंट बोला गया है या सीमेंट कंक्रीट बोला गया है। अगर सीमेंट कंक्रीट बोला गया है तो इंक्रीजेस वर्केबिलिटी,
और बाकी अगर सिर्फ सीमेंट बोला गया है तो उसमें आंसर चेंज हो सकता है, क्योंकि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में भी लाइम बनता है, जैसे आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। द एफिनिटी ऑफ वुड फॉर मॉइस्चर कॉजेस, यानी एफिनिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी कोई भी मटेरियल जो है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद उसका रिएक्शन कैसे होता है। तो अगर वुड जो है, वुड या टिम्बर जो है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली वो स्वेल करेगा, और स्वेलिंग से जो है बाकी क्रैकिंग या वार्पिंग ऐसी प्रॉपर्टीज़ जनरेट हो, ऐसी जो डिफेक्ट्स हैं वो कॉज हो सकते हैं, बट बेसिकली स्टार्टिंग में तो हमारी स्वेलिंग ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टिम्बर ड्राई रॉट इज़ कॉज्ड ड्यू टू, ड्राई रॉट जो कॉज बनता है हमारा, ड्राई रॉट अटैक ऑफ फंगाई तो होता ही है, बट अटैक ऑफ फंगाई में वेट रॉट भी बन जाता है, ड्राई रॉट भी बन जाते हैं और दूसरी डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं। बट उसके साथ कि जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए वो होना चाहिए इनसफिशिएंट सर्कुलेशन ऑफ एयर। अगर सर्कुलेशन ऑफ एयर जो है वो नहीं हो रही है तो ड्राई रॉट बनेगा, लेकिन अगर ऑल्टरनेट वेटिंग या ड्राई कंडीशन है, ये वाला जैसे सेकंड बी पार्ट है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी को जनरेट करता है वेट रॉट को। ये वाला जो है बी पार्ट जो है ये आ जाता है वेट रॉट के लिए। ये वाला ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशंस, ये वेट रॉट की कंडीशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हार्डनेस ऑफ बिटुमेन इज़ डिटरमाइंड फ्रॉम, अगर हम बिटुमेन के हार्डनेस की बात करते हैं तो वो डिटरमाइन की जाती है पेनेट्रोमीटर से, लेकिन मो टेस्ट जो है वो स्टोन की और रॉक्स की हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए मो टेस्ट किया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेजिंग इज़ यूज टू मेक अर्थनवेयर, ग्लेजिंग जो है वो मतलब जैसे कि कांच वगैरह जी जो है वो अंदर की साइड कांच वगैरह लगाए जाते हैं अर्थनवेयर्स के, तो वो हमारे जो है इम्परवियस प्रॉपर्टी को दे देते, ताकि जो हम लोगों ने मटेरियल या जो भी कुछ भी स्टोर कर रखा है अर्थनवेयर्स में वो उसमें से उसको मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ अर्थनवेयर के साथ मिक्स ना हो जाए। बेसिक मेन कॉज ये होता है कि, और इम्परवियसनेस प्रॉपर्टी वो जनरेट कर देता है ग्लेजिंग। ठीक है, इम्परवियसनेस मतलब कह सकते हैं कि जब पानी इम्परवियसनेस हो जाएगा कि इम्परवियसनेस हो जाएगा कि उस पानी उसमें से निकल ना पाए, उसमें से भेद ना कर पाए या निकल ना पाए, तो वो उससे इम्परवियसनेस कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंक्रीट हार्डनेस विद, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ आएगा हार्डन्स विद, कंक्रीट हार्डन्स विद इंक्रीज इन टाइम, नो फैक्टर इन्वॉल्व, मोर एग्रीगेट कंटेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो कंक्रीट की हार्डनेस को रिलेट कर सकते हैं हम इंक्रीज़ इन टाइम से, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे कंक्रीट की हार्डनेस जो है वो इंक्रीज़ करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड कंक्रीट मास शुड हैव मिनिमम वॉइड्स, ऑप्टिमम 5% वॉइड विद मैक्सिमम वॉइड्स। सो द आंसर इज़ मिनिमम वॉइड्स। 5% का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, कंक्रीट मास के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग जो कंक्रीट हम लोग बना रहे हैं वो कहाँ पे यूज़ होगा, उसके अकॉर्डिंग वॉइड्स की जो प्रॉपर्टी है उसको देखा जाता है कि हम लोग उसको डैम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने वाले हैं या घर पे यूज़ करने वाले, फाउंडेशन में यूज़ करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वॉइड्स की जो क्राइटेरिया है उसको सेट करते हैं। तो मिनिमम वॉइड्स होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, कंक्रीट श्रिंकेज मोर प्रोनाउंस्ड इन, कंक्रीट की श्रिंकेज जो है वो किस में ज़्यादा होगी, रिच मिक्स, लीन मिक्स, वेरी लीन मिक्स या नॉर्मल मिक्स। तो जितना ज़्यादा कंक्रीट में सीमेंट होगा उतनी ज़्यादा श्रिंकेज की चांसेस बनते हैं। तो द आंसर इज़ रिच मिक्स। रिच मिक्स यानी कि सीमेंट का कंटेंट ज़्यादा होना। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। फिगर शोज रिलेशन बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड अदर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, द कर्व मार्क्ड ए शोज। अब अगर आपने कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट
किया होगा या उसका कर्व देखा होगा, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसमें ब्रिटल मटेरियल है, जैसे कि आप लोगों को पता है कंक्रीट, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो ये तो बी जो कर्व है, ये अगर हम लोग उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मान के चलें, और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ, और उसके बाद आ जाता है हमारा शियर स्ट्रेंथ। तो सेकंड आंसर हो जाएगा, मतलब जो सेकंड कर्व ए कर्व है वो हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। और इसमें शियर स्ट्रेंथ का कोई मेंशन नहीं किया गया, तो हम लोग उसके बारे में सोचेंगे नहीं। अगर इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ की मेंशन नहीं किया होता और शियर स्ट्रेंथ मेंशन किया होता तो हम लोग शियर स्ट्रेंथ को टिक करते। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेसिकली सबसे ज़्यादा होती है, और उसके बाद फिर दो बाकी शियर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। द लीचिंग एक्शन इन कंक्रीट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। कंक्रीट में जब लीचिंग एक्शन होता है, तो लीचिंग एक्शन मतलब लीचिंग का मतलब हो जाता है जब ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, सेग्रीगेशन जिसको बोलते हैं, उसको दोनों को कंबाइंड फॉर्म में जो उसको कहा जाता है लीचिंग एक्शन। तो वो बेसिकली कहते हैं कि हम लोग कि वो कंक्रीट का डिकम्पोज हो गया है, कंक्रीट का डिकम्पोजिशन हो गया है। क्रिस्टलाइजेशन, केमिकल रिएक्शन और क्रीपिंग, तीनों ही अलग अलग वो हैं प्रोसेसेस, उनसे लीचिंग एक्शन का कोई रिलेशन नहीं बनता। लीचिंग एक्शन का मतलब ही है कि या तो उसमें सेग्रीगेशन हो गया है या फिर उसमें ब्लीडिंग हो गई है। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो वो सभी डिकम्पोजिशन को ही कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन का मतलब कंक्रीट का डिकम्पोजिशन हो गया है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द श्रिंकेज इन कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर कंटेंट एट टाइम ऑफ मिक्सिंग, सैंड कंटेंट, कोर्स एग्रीगेट टू सीमेंट कंटेंट। तो द राइट आंसर इज, मैंने बताया था अभी भी, सीमेंट और वाटर कंटेंट पे डिपेंड करता है हमारी श्रिंकेज। तो मेनली जो है वो वाटर कंटेंट पे डिपेंड करता है। एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो पे कंटेंट नहीं डिपेंड नहीं करेगा। सैंड कंटेंट और कोर्स एग्रीगेट पे तो बिल्कुल नहीं करता, बहुत कम। CRI charts are used to obtain a relationship between strength of concrete and water cementation, workability, grading of aggregate enhancement। CRI चार्ट्स जो है वो डिपार्टमेंट है CRRI, उन्होंने रिलेशनशिप डेवलप की थी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और वाटर सीमेंट रेशियो के बीच में। तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है। वाटर सीमेंट रेशियो इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट इज़ अराउंड। डाई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज हमारा सीमेंट में कितना हो जिससे कि हायर स्ट्रेंथ अचीव हो सके, तो वो अराउंड हो जाता है अराउंड 70%, जिसको कि गुड क्वालिटी माना जाता है, गुड क्वालिटी में माना जाता है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर लाइम एंड सिलिका। सभी को मेरे ख्याल से पता होगा, अगर एक बार भी अपने पूर्व में पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट शेयर ऑफ लाइम इन सीमेंट। लाइम का कंटेंट जो है वो 65 to 70% के अराउंड रहता है। तो इसमें 65 का ऑप्शन नहीं है, 70 का ऑप्शन है। तो 70 के अराउंड रहता है लाइम सिलिका एल्यूमिना ऐसे करके चलता है। सीमेंट के जो एग्रीगेट कंटेंट है वो तो सबसे ज़्यादा लाइम का रहता है अराउंड 70%। विच सीमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव द हाइएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 72 आवर्स। 72 आवर्स के बाद जो है हाई एल्यूमिना सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा रहती है। 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट विल बी लीस्ट व्हेन द एग्रीगेट इज ऑफ। वैसे तो एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स पे श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट जो है वो बहुत कम डिपेंड करता है, बट एग्रीगेट्स के में थोड़ा बहुत तो करता ही है ऑब्वियसली। तो उसमें अगर हमारे ग्रेवल्स हैं, कोर्स एग्रीगेट जो हैं वो हम लोगों ने ग्रेवल लिया हुआ है, तो उसमें केस में जो है श्रिंकेज जो है वो सबसे कम हो जाएगी। द नेम हर्क्यूलाइट स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट सच एज। तो हर्क्यूलाइट जो है वो एक्सपेंडेड शेल का ही एग्जाम्पल है, मतलब एक्सपेंडेड शेल को ही नाम दिया गया है हर्क्यूलाइट। ये मतलब लाइट वेट एग्रीगेट्स होते हैं एक्सपेंडेड शेल, तो उनको स्पेशल नाम दिया गया है हर्क्यूलाइट। फॉर्म्ड स्लैग इज़ ए सूटेबल एग्रीगेट यूज टू मेक। फॉर्म्ड स्लैग जो है वो लाइट वेट कंक्रीट में
लाइट वेट एग्रीगेट होता है तो लाइट वेट कंक्रीट को बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट फॉर्म्स ड्यू टू रिएक्शन ऑफ हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट विद। कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट जो है वो जब मतलब वो कब बनता है, जब हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का जिप्सम के साथ रिएक्शन करवा देते हैं ना, तब हमारा बनता है कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट यूज्ड एज एन एडमिक्सचर सर्व्स द पर्पस ऑफ। जो ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट है वो एयर डिटरेनेंट की तरह यूज़ होता है, मतलब जो अंदर वॉइड हवा भरी होती है, बची होती है ना कंक्रीट के अंदर, उसको बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग लाइट वेट एग्रीगेट इज कॉल्ड। लोटिंग, फिलरिंग, फुलरिंग और कॉकिंग। तो इसका आंसर है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग में होता ही है, ये ब्लोटिंग एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग लाइट वेट एग्रीगेट्स को बनाते हैं। लाइट वेट एग्रीगेट्स आर्टिफिशियली भी बनते हैं, कुछ नेचुरली भी मिल जाते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, द फायर मैश यूज्ड इन फेरो सीमेंट इज ऑफ। अब फेरो का यूज़ हुआ है तो फेरो मतलब आयरन होता है, तो आयरन से रिलेटेड दो ही चीज़ें हैं, माइल्ड स्टील और गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो वायर मैश जो फेरो सीमेंट में यूज़ होता है वो होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन का, ताकि कोरोजन रेजिस्टेंट बन जाए वो हमारा फेरो सीमेंट जो है वो, बाकी जब दूसरे मटेरियल्स के साथ कांटेक्ट में है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, तो वो डिट्रॉइट ना हो, उससे डैमेज ना हो, इसलिए हम लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज़ कर देते हैं वायर मैश की तरह फेरो सीमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग लाइट वेट एग्रीगेट। अब सिंडर जो है वो एक नेचुरली मिलने वाला हमारा लाइट वेट एग्रीगेट है। सिंडर लाइट वेट एग्रीगेट है, नेचुरली मिलने वाला, और उसी से बन जाता है हमारा लाइट वेट कॉन्क्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म स्लम्प इज़ नोन एज। स्लम्प जो है वो वर्टिकल सेटलमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट्स इन कंक्रीट यूज्ड इन रोड स्लैब शुड बी फिल्ड बाय शेयर की बिटुमेन डबल वर्क सीमेंट। द जॉइंट्स जो हैं वो रोड स्लैब यानी कि रिजिड पेमेंट की बात कर रहा है, तो रिजिड पेमेंट में जो जॉइंट्स बनते हैं वो अगर फिल करने हो तो वो बिटुमेन से फिल किए जाते हैं, ताकि एक हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहे रोड स्लैब्स के बीच में। और बिटुमेन जो है वो बाकी प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी खासी दे देता है, जैसे कि वाटर रिटेंशन नहीं होता, या फिर वाटर पेनिट्रेशन जो है वो नहीं होता, और रोड स्लैब जो है वो डिट्रॉइट नहीं होता, डैमेज नहीं होता, तो बिटुमेन इसलिए यूज़ किया जाता है। When deep foundation work underwater is carried out, the concrete is worked out with the method called। जब डीप फाउंडेशन वर्क हमें करना होता है अंडर वाटर, बेसिकली अंडर वाटर हम लोगों को जब फाउंडेशन वर्क करना होता है तो उसमें जो हम लोग पाइप के थ्रू जो है वो कंक्रीट को डिस्पैच करते हैं और वहाँ पर प्लेस करते हैं, तो उस पाइप को बोला जाता है ट्रिमी, और ये जो मेथड होता है वो ट्रिमी मेथड हो जाता है, ट्रिमी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फास्ट रिएक्शन ऑफ C3A विद वाटर रिजल्टिंग इन इमीडिएट स्टिफनिंग इज कॉल्ड। प्रोसेस ऑफ फास्ट रिएक्शन ऑफ C3A विद वाटर रिजल्ट इन इमीडिएट स्टिफनिंग। इमीडिएट स्टिफनिंग हो जाती है तो वो हो जाता है हमारा फ्लैश सेट। C3A जो है वो बेसिकली फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्लैश सेट में जो है ये होता है कि स्ट्रेंथ जो है वो अचीव नहीं होती, स्ट्रेंथ बिल्कुल बहुत कम रह जाती है, बट हार्ड हो जाता है वो, ऊपर की जो सरफेस लेयर होती है वो हार्ड हो जाएगी, ताकि उसके अंदर और जो चीज़ें हैं वो एनवायरमेंटल जो चीज़ें हैं, पानी या फिर वैसे और कुछ, वो अंदर पेनिट्रेट ना कर पाएँ, तो उसको कहते हैं फ्लैश सेट। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हेम्सवर्थ, एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लेस देन 10%, द टेस्ट रिजल्ट्स आर। अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि कंक्रीट को जब हम लोग लैब में मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो उसमें अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में और उसमें 10% से कम रहता है वेरिएशन जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन,
अगर हमारा 10% से कम रहता है तो जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो वेरी गुड क्राइटेरिया के अंडर आते हैं। क्राइटेरिया सेट किया हुआ है बेसिकली एम्सवर्थ ने, और बाकी अब तो काफ़ी सारी एजेंसीज ने कर दिया, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के में भी लिखा हुआ है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। विड्थ ऑफ कंक्रीट क्रैक में बी मेजर्ड बाय। विड्थ ऑफ कंक्रीट क्रैक जो है वो कंपैरेटर, ब्रिटल लिक्विड कोटिंग, मूवियर फ्रिंज, ऑल ऑफ द अबव। वो मेजर तीनों से ही किया जा सकता है। कंपैरेटर भी क्या यूज़ होता है, कंपैरेटर एक डिवाइस होता है। ब्रिटल लिक्विड कोटिंग जो होती है उसका भी यूज़ होता है। मोबियर फ्रिंज होता है उसका भी यूज़ होता है। वो तीनों ही कंक्रीट क्रैक्स की विड्थ को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट मिक्स हार्श। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट सेग्रीगेटेड। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर कॉजेज ब्लीडिंग इन कंक्रीट। तीनों ही सही हैं। अगर हमारा वाटर कंटेंट जो है वो इनसफिशिएंट होगा तो कंक्रीट मिक्स जो है वो हार्श बन जाएगा। वो स्मूथनेस और वो जो वर्केबिलिटी है वो सब प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर नहीं आ पाएंगी। लेकिन अगर हमारा जो वाटर क्वांटिटी है वो हम लोगों ने ज़्यादा कर दी तो कंक्रीट के जो एग्रीगेट्स हैं वो सेग्रीगेट कर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो कंक्रीट ख़राब हो जाएगा। या फिर ब्लीडिंग हो जाएगी, पानी उसके अंदर से निकल जाएगा, तो अब भी हमारा कंक्रीट जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54। डिक्रीज इन स्ट्रेस एट ए कांस्टेंट स्ट्रेन इज इन अ मटेरियल इज़ नोन एज। यहाँ पर स्ट्रेस में डिक्रीज आया है और स्ट्रेन कांस्टेंट है, तो वो हमारी हो जाती है रिलैक्सेशन। जबकि अगर उल्टा होता, डिक्रीज इन स्ट्रेन या इंक्रीज इन स्ट्रेन एट कांस्टेंट स्ट्रेस बोलता, तब वो क्रीप होता। इंक्रीज इन स्ट्रेन एट कांस्टेंट स्ट्रेस बोलता तब वो क्रीप होता, लेकिन इसमें बोला है डिक्रीज इन स्ट्रेस एट कांस्टेंट स्ट्रेन, तो वो रिलैक्सेशन हो जाता है। ब्रोकन कंक्रीट बीम में बी रिपेयर्ड बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल reinforcement एट बॉटम, प्रोवाइडिंग न्यू स्टीयर, प्रोवाइडिंग shear कनेक्टर्स। ब्रोकन बीम जो है वो बेसिकली हम लोग रिपेयर कर सकते हैं तीनों ही मेथड से। एडिशनल reinforcement भी प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टीयरअप्स दे सकते हैं और shear कनेक्टर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। वाटर सीमेंट रेशियो बाय वेट इज़ हायर एज टू दैट बाय वॉल्यूम। वाटर सीमेंट रेशियो जो है बाय वेट जो है वो हायर एज कम्पेयर टू दैट बाय वॉल्यूम, गलत बात है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इम्प्रूव्स विद एज, ये भी गलत बात है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो स्ट्रेंथ मतलब एज के साथ कंक्रीट की वो घटती जाती है, बढ़ती नहीं है। श्रिंकेज इन कंक्रीट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग पूरी सैचुरेटेड एग्रीगेट, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लो हीट सीमेंट इज़ यूज्ड फॉर मास कंक्रीटिंग, बिल्कुल सही बात है। लो हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं हम लोग मास कंक्रीटिंग में, ये बिल्कुल सही बात है। 57 पे चलते हैं, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हैज़ a lower heat of hydration, a lower strength and earlier setting time। पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो होता है, मतलब बेसिकली जो सीमेंट में हम लोग ब्लास्ट फर्नेस का जो स्लैग बच जाता है उसको जब हम ओपीसी में मिला देते हैं तो बन जाता है पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, तो वो हमारा देता है लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। स्ट्रेंथ का उससे कोई रिलेशन नहीं होता, मतलब स्ट्रेंथ जो है उससे घट जाती है, बल्कि में अर्लियर सेटिंग टाइम का कोई रिलेशन नहीं होता, स्ट्रेंथ घट जाती है। और ये हमारा ए आंसर हो जाएगा, लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन इज द आंसर। A brick which is cut in such a way that the width of its one end is half that of its full brick is called, it is called as king closure। अगर हम ब्रिक को टेढ़ा तिरछा काट दें और उसकी विड्थ जो है एक एंड पर विड्थ जो है
वो हाफ हो जाए फुल ब्रिक के, तो उससे हम लोग किंग क्लोजर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। कोपिंग इज डिफाइंड एज horizontal course of masonry projecting from the face of wall. 9. Horizontal molded projection provided near the top of building, covering placed on exposed top of an external wall. बिल्कुल सही बात है। कोपिंग जो होती है वो कवरिंग होती है एक्सपोज्ड सरफेस के ऊपर, एक्सटर्नल वॉल के ऊपर। सी इज द आंसर। कोर्स ऑफ स्टोन मेसन provided immediately below a cornice is called, it is called as a frieze. जब हम लोग कॉर्निश भी एक होता है टर्म, उसके बारे में भी आगे अगली वीडियो में बताऊंगा। जो उसमें जो स्टोन प्रोवाइड करते हैं हम उसके नीचे, उससे बोला जाता है फ्रीज। चलिए आज के लिए 60 क्वेश्चंस आर फुल काफ़ी रहेंगे, अभी के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।